हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम देना है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये देखिए, जो ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप वो क्वेश्चन करके आएँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय दोनों प्रश्नों को बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है, थ्योरी भी बताऊंगा। सब कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और लास्ट में ये भी बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 1 से लेकर 10 तक हमारे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसको पहले पढ़ते हैं। देखिए, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 से है, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखिए, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि एक आवेशित संधारित्र है जो है वो बैटरी से जुड़ा हुआ है। यदि इनकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए, मैंने आपको बताया था संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट। अब इन दोनों प्लेटों के बीच एक पट्टी अगर हम ले आए रख दें, तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला आवेश, बी विभवांतर, सी धारिता, सी डी ऊर्जा, ठीक है। ये डी लिख दीजिएगा, तो डी आपका ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। देखिए, अगर आप आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पट्टी रख देते हैं परावैद्युत पदार्थ की, तो विभवांतर जो होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी जो आवेश है, धारिता है, ऊर्जा है, ये सब परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी। यानी कि 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं, अगर उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? ए है 1 माइक्रोफैरड, बी है 2 माइक्रोफैरड, सी है 6 माइक्रोफैरड और डी है 8 माइक्रोफैरड। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माइक्रोफैरड। देखिए, अगर आप लोग इसकी धारिता नहीं करेंगे तो सी इक्वल टू, आप लोगों को लगाना है फार्मूला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 और प्लस 1/c3, क्योंकि हमारे पास 3 संधारित्र हैं। तो C1 के स्थान पर 3 रख दीजिए, C2 के स्थान पर 3 रख दीजिए, क्योंकि 3-3 माइक्रोफैरड के सभी हैं, ठीक है। तो नीचे आपको C1, C2, C3 के स्थान पर 3-3 रख देना, बाकी ऊपर 1। अब जब आप क्या करेंगे, आप जब इसको करेंगे तो 3/3 आ जाएगा। देखिए, ऊपर का नीचे सब हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1/c इक्वल टू 3/3 कट जाएगा 1, तो c इक्वल टू फाइनली आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले 1/c आएगा, फिर आप गुणा करेंगे तो c इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द्रव में विद्युत चालन होता है, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनमें विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है? ए है केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बी है केवल धनायनों द्वारा, सी है केवल ऋणायनों द्वारा और डी है धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आयनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा द्रवों में विद्युत चालन होता है, ठीक है। धनायनों के द्वारा भी होता है और ऋणायनों के द्वारा भी होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओम का नियम लागू होता है। जो ओम ने अपना नियम दिया था, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, वो किस पर लागू होता है? ए है अर्धचालकों के लिए, बी है अचालकों के लिए, ए है अचालकों के लिए, बी है अर्धचालकों के लिए, सी है आर्क लैंप के लिए और डी है इन सभी के लिए। तो देखिए, जो ओम का नियम है वो अचालकों के लिए भी लागू होता है, अर्धचालकों के लिए भी लागू होता है और आर्क लैंप के लिए भी लागू होता है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालक का गुणनफल निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है व चालकता होती है वो किस पर निर्भर करता है? ए है काट क्षेत्रफल पर, बी है ताप पर, सी है लंबाई पर, डी है किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी पर नहीं। देखिए, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है और चालकता होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करती है। जो यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ए है 20 ओम, बी है 10 ओम, सी है 15 ओम, डी है 5 ओम।
तो देखिए इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि क्या बताया था मैंने। देखिए इसका पहले राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा 5 ओम। कैसे होगा, ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 के स्थान पर आपको 10 ओम रखना है, R2 के स्थान पर भी 10 ओम रखना है, क्योंकि 10 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, ठीक है। आपका ये 5 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। यानी कि जो किरचॉफ का धारा नियम है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ए है ऊर्जा, बी है संवेग, सी है आवेश और डी है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवेश, ठीक है। किरचॉफ का धारा नियम जो है वो आवेश संरक्षण के फलस्वरूप काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है। जो मीटर सेतु हमारे सिलेबस में है उसकी जो तार होती है वो किस धातु से बनी होती है। ए है लोहा, बी है कापर, सी है मैग्नीन या यूरेका, डी है स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीन या यूरेका। मीटर सेतु की जो तार होती है वो मैग्नीन की या यूरेका की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन है, विभवमापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। यानी कि जो विभवमापी होता है उसके तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है। ए है कम, बी है अधिक, सी है नगण्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगण्य, ठीक है। विभवमापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो नगण्य होता है, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विभवमापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। यानी कि इनमें से कौन सी राशि है जिसे हम विभवमापी की सहायता से नहीं माप सकते। ए है सेल का विद्युत वाहक बल, बी है धारा, सी है प्रतिरोध, डी है धारा एवं स्वाप्रेरकत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा एवं स्वाप्रेरकत्व। जो धारा एवं स्वाप्रेरकत्व है ये विभवमापी की सहायता से नहीं मापा जा सकता, ठीक है। बाकी सभी को हम माप सकते हैं। अब ये था हमारा 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखेंगे अपना अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा स्टार्ट होगा संधारित्र की जो चैप्टर है उससे, ठीक है। तो देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई की धातु प्लेट रखने पर धारिता का सूत्र लिखिए। यानी कि दो समांतर प्लेट संधारित्र है, जो संधारित्र की प्लेटें होती हैं, अगर उनके बीच हम टी मोटाई की धातु प्लेट रख दें तो धारिता का सूत्र आपको बताना है। तो इसका सूत्र होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा संधारित्र की धारिता का। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई की धातु प्लेट रखने पर धारिता का सूत्र क्या होगा, ये होगा, ठीक है। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, A है क्षेत्रफल, ठीक है। D क्या है, D है आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए D क्या है, तो देखिए डी है आपका संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी। टी क्या है, टी आपको दिया गया है संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई की धातु, यानी कि धातु की मोटाई है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे संधारित्र की मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों प्लेटें हमने लिख दिया, इसके बीच में टी मोटाई की एक प्लेट रख देते हैं। टी मोटाई की क्या लिखा है, टी मोटाई की धातु प्लेट रखने पर। तो देखिए जो ये धातु की मोटाई है, ये जो मोटाई है इसको टी से हम डिनोट करते हैं। जो प्लेटों के बीच की दूरी है, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच की दूरी जो होगी वो डी होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, A है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, डी क्या है, डी है आपके संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है। दोनों संधारित्र की टी क्या है, टी है जो धातु की मोटाई, ठीक है। टी है धातु प्लेट की मोटाई जो हमने दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा है, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए संधारित्रों के कोई 2 उपयोग लिखिए, यानी कि संधारित्र के आपको 2 उपयोग लिखना है। तो फर्स्ट उपयोग सबसे पहले हम लिखते हैं, जो हमारा संधारित्र है उसको कहाँ उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आवेश के संग्रहण करने में, ठीक है। आवेशों के संग्राहक के रूप में, संग्राहक के रूप में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक की आकृति आकार में परिवर्तन किए बिना ही हम अधिक से अधिक आवेशों को संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा है ऊर्जा के संग्राहक के रूप में, ऊर्जा के संग्राहक के रूप में, ठीक है। तो संधारित्र के 2 उपयोग कौन कौन से हैं, पहला है आवेश के संग्राहक के रूप में, दूसरा है ऊर्जा के संग्राहक के रूप में, ठीक है। तो 2 जगह पर हम संधारित्र को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वान डे ग्राफ जनित्र का क्या उपयोग है। जो वान डे ग्राफ जनित्र है इसका उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए हम लिख देते हैं थोड़ा सा, इस मशीन
की सहायता से 10 लाख वोल्ट से भी अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, वान डे ग्राफ जनित्र का क्या उपयोग है। तो देखिए वान डे ग्राफ जनित्र की सहायता से, यानी कि इस मशीन की सहायता से हम 10 लाख वोल्ट से भी अधिक का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि इस मशीन की सहायता से 10 लाख वोल्ट से भी अधिक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विभवांतर हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखिए दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र की हमें धारिता दी गई है, तो पहले संधारित्र की धारिता को हम C1 से डिनोट करते हैं, दूसरे को हम C2 रख लेते हैं, ठीक है। C1 जो है 20 माइक्रोफैरड है, 20 माइक्रोफैरड, C2 है हमारा 30 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये दोनों हमारे संधारित्र हैं। अब देखिए आपको निकालना क्या है, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो हमें तुल्य धारिता निकालनी है, तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा ये न्यूमेरिकल लग जाएगा। 1/C = 1/C1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 30। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 20-30 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा 20-30 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। अब 20 × 60, 3 × 3 प्लस 30 दूना 60, 2 × 2, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा 1/C = आ जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5/60, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम तिरछा गुणा कर देंगे क्योंकि हमें C निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 5C = 60, 60 का 1 से गुणा होगा। C = हम लिख सकते हैं 60/5, कट कर देंगे, 12 × 5 = 60। आपका C = जो तुल्य धारिता आएगी वो आ जाएगी 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि ये न्यूमेरिकल क्या आपको पहले से ही पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन। देखिए नीचे दिए गए चित्र में A व B के बीच तुल्य धारिता क्या है। यानी कि जो ये चित्र है इसमें A और B के बीच 3 संधारित्र लगे हैं, इनकी तुल्य धारिता हमें निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस परिपथ को समझना होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका 2 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड है, ये तीनों आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि श्रेणी में नहीं जुड़े हैं। यहाँ से देखिए वायर यहाँ से यहाँ गया है, ये परिपथ यहाँ से यहाँ गया है, यानी कि कोई दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं है। ये दोनों आपस में अटैच हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में एक और वायर है, तो यहाँ पर ये दोनों जो है समांतर क्रम में तीनों जुड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक और चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक चित्र और हम इसका बना सकते हैं। अब देखिए इसी चित्र को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए हमारा A है। अब यहाँ से हम एक वायर ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक वायर हम ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ये देखिए, ठीक है। एक वायर हम ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये वही चित्र है। देखिए यहाँ पर भी आपका ये B है, ये है, ठीक है। ये A B है, बट हमने इसको थोड़ा इस परिपथ को विस्तार से इस परिपथ को खोल दिया है, तब ये परिपथ आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है 2 माइक्रोफैरड, ये है 3 माइक्रोफैरड और ये है 4 माइक्रोफैरड। देखिए दोनों परिपथ सेम है, ठीक है। दोनों परिपथ सेम है, जिस प्रकार से इसमें परिपथ जुड़ा है वायर, उसी प्रकार से इसमें भी जुड़ा है। अब हमें A व B के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो कुछ हमें दिया गया। हमें दिया गया है C1, इसको C1 मानते हैं, इसको C2, इसको C3। तो C1 =
कितना दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद में देखिए C3 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे C1 C2 तथा C3, C1 C2 तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। अतः इसका हम फार्मूला लिखेंगे 1/C इक्वल टू 1/C1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको, सॉरी यहाँ पर आपको समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में जो संधारित्र की धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम होता तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हम लिखते, बट यहाँ पर ये हमारा समांतर क्रम है तो डायरेक्टली हमें इसे ऐड कर देना है। तो C इक्वल टू आपका हो जाएगा C1 कितना है, ऊपर देखिए 2 माइक्रोफैरड, C2 कितना है 3, C3 कितना है 4, तो सभी को जोड़ देंगे, बस हमारी धारिता आ गई 3 2 5 4 9, ठीक है। तो ये हमारी 9 माइक्रोफैरड धारिता आ गई। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको चित्र समझना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें जो आपका जुड़ा है ये संधारित्र ये सब समांतर क्रम श्रेणी क्रम में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी आपके समांतर क्रम में हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का, और ये आपका तुल्य धारिता आ चुकी है। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे।